हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। आप सभी लोगों का स्वागत है ड्रॉप सर्टिफाइड मार्केटिंग कोर्स डीसीएमसी के ऊपर। तो आज के इस फर्स्ट सेशन में हम लोग क्लियर करने वाले डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले आपको ये जानना है कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या चीज है। तो चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ऋषि नाम का एक बंदा है, उसका ऑफलाइन क्लोथिंग का स्टोर है। उसके पास नो डाउट बहुत अच्छा कलेक्शंस का टी शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, बहुत कुछ है और वो सब का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच है। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? किसी को कोई जानता ही नहीं है। इसने लिटरली हर एक ट्रेडिशनल तरीका फॉलो किया मार्केटिंग का, जो फ्लायर बांटना हो गया, ऑफलाइन स्टॉल्स लगाना हो गया, जो भी उसका कस्टमर्स है उनको बोलना कि आगे उनका नाम करे, ये सब हो गया, डिस्काउंट देना। ऋषि ने हर एक चीज ट्राई कर लिया लेकिन सेल्स आ नहीं रहा था उतनी। तो एक दिन ऋषि का एक फ्रेंड उसको सजेस्ट किया कि तुम ऑनलाइन क्यों नहीं इसको अपलोड करते। तो ऋषि उसी का बात मानते हुए ऋषि एक दिन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर आके एक पेज क्रिएट किया और उसका जो भी प्रोडक्ट्स था उसका फोटोज एंड वीडियोस बना के वहां पे अपलोड करता रहा। इसने जैसा ट्रेडिशनल वही फॉलो किया था मार्केटिंग का, जो कि है फ्लायर बांटना, ऑफलाइन स्टॉल्स देना। ऋषि ने भी सेम ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया डिजिटली, जो कि है एड्स लगाना, कैंपेन सिलेक्ट करना, पोस्ट को प्रमोट करना, यही सब कुछ। ऋषि ने एक और तरीका फॉलो किया था जो वो करता था ऑफलाइन स्टॉल्स देना। इसके रिप्लेसमेंट में ऋषि ने एक वेबसाइट क्रिएट किया जहां पे वो सारा प्रोडक्ट लिस्ट किया और उसको एसईओ की हेल्प से, जो कि है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से, उसको टॉप पे रैंक करवाया, ताकि जैसे ही कोई ट्रेंडी टी शर्ट या ट्रेंडी कुछ सर्च करे तो ऋषि का स्टोर सबसे ऊपर आए। तो ऋषि का यही जो ऑफलाइन से ऑनलाइन तक का जो सफर है, इसी को डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। तो चलिए हम लोग भी समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर होता है। तो इसको हमने तीन टीज में डिवाइड करके रखा है। तो आप अभी बोलोगे कि अरे सर ये तीन टीज अभी क्या है? तीन टीज बेसिकली है। एक है टारगेटिंग, सेकंड ट्रैकिंग, थर्ड है ट्वीकिंग। तो सबसे पहले हम लोग टारगेटिंग को समझते हैं। ये जो ऋषि का स्टोर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऋषि का स्टोर किसको अट्रैक्ट करते हैं, उसका टारगेटेड ऑडियंस कौन सा है? उसका टारगेटेड ऑडियंस है जेनजीज, जो कि मेरे गेस के अकॉर्डिंग शायद से 19 से 25 साल के बीच में हो सकता है। अभी ऋषि ने अपना दुकान का एक अच्छा खासा होर्डिंग बना के एक मार्केट में प्लेस कर दिया, जो मार्केट में अभी हम लोग पकड़ के चलता है कि 20,000 लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन 20,000 में से आप खुद ही सोचिए कि 20,000 में से 19 से 25 साल के लोग कितने होंगे? बहुत ही ज्यादा कम। अभी हम लोग ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि 1 से 2% का ऑडियंस ऋषि का होर्डिंग देखा, लेकिन हमने लगाया कितने लोगों के लिए था? 20,000 लोगों के लिए था। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये एक दिक्कत आ जाता है कि हम लोग अपना टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये सेम चीज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं हम लोग के एड्स के थ्रू, जहाँ पे हम लोग अपना कस्टम टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग को टारगेट करना हो 19 से 25 साल तक, तो हम लोग वो डिटेल में जाके कर सकते हैं। अभी समझ रहे हैं ट्रैकिंग। अभी ट्रैकिंग क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमने जो होर्डिंग लगाया उसको कितना पर्सन देखा, कितना नहीं, कितना इग्नोर किया, इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। ट्रैक नहीं कर सकते मतलब वो एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज हो गया। कितना लोग देखा वो हमको ऑफलाइन मार्केट में कैसा पता चलेगा? अगर ये ट्रैकिंग हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में देखें, जो कि हम हमारा कोई एड चल रहा है उसमें अगर ट्रैकिंग हम देखने जाएंगे, तो वहां पे हम लोग को प्रॉपर दिखेगा कि कितना पेज व्यूज आया, कितना क्लिक्स आया, कौन परचेज किया, कौन नहीं किया, ये सब कुछ हम डिटेलिंग में देख सकते हैं। फिर थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ट्विकिंग। अभी हमने ऑफलाइन मार्केट में जो होर्डिंग लगा के आया, हो सकता है उसको किसी ने देखा, लेकिन अभी हो सकता है उसके पास इतना पैसा नहीं है, या अभी वो खरीदना नहीं चाहता, अभी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एक्स वाई जेड हो सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ जाता है कि उसको हम वापस नहीं पकड़ सकते कि अरे भैया आ जाओ एक बार देख लो। लेकिन ये हम डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं कि कोई बंदा आया हम लोग के साइट पे लेकिन वो परचेज नहीं किया, तो उसको हम बाद में रिटारगेट कर सकते हैं कुछ ट्विकिंग के हेल्प से। एज्यूम करते हैं कि कोई बंदा इंटरेस्टेड था लेकिन उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो उसका हम कुछ डिस्काउंट शो करवा दिए, या अभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मेरे को परचेज करना है, कौन सा नहीं करना है, तो उसको नया नया प्रोडक्ट्स हम लोग शोकेस कर सकते हैं। तो इसको रिटारगेट कर सकते हैं हम लोग, जो है ट्विकिंग की हेल्प से। भी हम समझते हैं कि कोई भी बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो इसका बेसिकली चार मेजर रीजंस होता है। पहला है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। आपका कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, उसको कैसा प्रोडक्ट पसंद आता है, कैसा नहीं आता है, आपका मेजर कस्टमर या जो भी मेजर ऑडियंस है उसको कैसा टाइप का प्रोडक्ट आपका पसंद आ रहा है, उसको समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसका बिना ऐड लगाए हुए भी आप इसका पता लगा सकते हो। एज्यूम करते हैं आपने दो पोस्ट डाला, दो टी शर्ट का ही पोस्ट है, लेकिन एक में 5,000 लाइक्स आया और एक में बस 50। तो आपको भी पता लग गया कि कौन सा टी शर्ट आपका ज्यादा सेल होने वाला है अगर उस पर एड रन हुआ तो। ये कस्टमर बिहेवियर
एक बिजनेस को पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा आ जाता है बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस बेसिकली आप ऐसा टाइप का समझ सकते हो कि जैसे कि अभी फ्लिपकार्ट, Amazon, अभी हम लोग क्या समझते हैं कि फ्लिपकार्ट में होगा तो अच्छा ही होगा, Amazon में होगा तो अच्छा ही होगा, लेकिन उसके अंदर हम कभी नहीं देखते कि इसका सेलर कौन है। आप सभी लोगों को शायद पता होगा कि फ्लिपकार्ट खुद से कुछ आइटम सेल नहीं करता, वो मल्टीपल सेलर्स को पकड़ता है। सेलर्स वहां पे अकाउंट बना के वहां पे प्रोडक्ट लिस्ट करता है, लेकिन हम लोग ये चीज नहीं देखते। हम लोग देखते हैं कि ब्रांड ऑथोरिटी कितना है उसका। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी कंपनी का एक ब्रांड होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ब्रांड सोशल मीडिया से ही बनता है। थर्ड हम लोग का आ जाता है कनेक्टिंग विद कस्टमर्स। काफी बार सामान बेचना, प्रमोट करना ही सिर्फ एक बिजनेस नहीं होता। एक बिजनेस चलाने के लिए आपको अपने कस्टमर से कनेक्ट भी करना होता है। जैसे कि आप कभी कमेंट में उसका रिप्लाई कर दिए, कभी बार कुछ फनी पोस्ट कर दिए। जैसे आपने अभी रिसेंटली देखे होंगे कि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, अभी और भी कुछ कंपनीज हैं जो लोगों के पोस्ट में जाकर फनी कमेंट्स करके आते हैं। वैसे ही उनके कमेंट्स का रिप्लाई करना, उनका डीएम्स का रिप्लाई करना, उनके लिए कुछ पोस्ट करना, ऐसे ही आप कस्टमर या आपका ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओगे। तो फोर्थ हम लोग का आ जाता है ड्राइविंग सेल्स एंड रेवेन्यू। तो डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली आप एक बिजनेस के लिए एक एड कैंपेन रन कर रहे हो, एक ब्रांड ऑथोरिटी आप बिल्ड कर रहे हो, तो ये आपका कहाँ पे डायरेक्ट हिट करेगा? आपके डायरेक्ट रेवेन्यू पे हिट करेगा, जो आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए अभी हम समझ लेते हैं कि एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करके नोटिस करोगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली दो वर्ड्स के साथ बना है। पहला है सर्च इंजन, दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। तो सर्च इंजन बेसिकली सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो इंटरनेट से चीजें ढूंढ के आपके पास लाती है। जैसे आपको पता है इंटरनेट में करोड़ों वेबसाइट्स है और उनका लाखों करोड़ों टेराबाइट का डेटा है। तो जब हम इंटरनेट पे कुछ चीजें सर्च करते हैं तो वो लाखों करोड़ों टेराबाइट से डेटा ढूंढ के निकालने का काम ही सर्च इंजन का होता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि किसी भी चीज का बेस्ट प्रॉपर वे में उसका यूज में लिया जाए, वही ऑप्टिमाइजेशन है। तो अभी बात आता है कि क्या हम वाकई में सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो मेरा आंसर रहेगा नहीं। हम लोग सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ही एक बात सोचिए। अभी मान के चलिए गूगल का सर्च इंजन, तो हम क्या वाकई में गूगल के सर्च इंजन के बैक एंड में जाके उसके उसके कोड के साथ छेड़खानी करके हम अपना वेबसाइट टॉप पे दिखा सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हमने जो स्टोर बनाया है उसको हम लोग सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि ऋषि को हेल्प मिल सके। अगर कोई शर्ट या टी शर्ट या जीन्स लिख के सर्च करे तो ऋषि का वेबसाइट सबसे ऊपर आना चाहिए। तो ऐसे ही वेबसाइट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करने का नाम ही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहे तो एसीओ। तो इसमें अभी हम लोग थोड़ा सा और डीप जाने वाले हैं। एसीओ में क्या क्या पार्ट्स आता है? पहले आता है टाइप्स ऑफ एसीओ, देन आता है टेक्निक्स ऑफ एसीओ। टाइप्स ऑफ एसईओ में क्या आता है? ऑन पेज एसईओ आता है, ऑफ पेज एसईओ आता है, और एक आता है जो कि है टेक्निकल एसईओ। उसके बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बेसिकली ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात करेंगे। एक और आता है टेक्निक्स ऑफ एसईओ, जो आता है ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, ग्रे हैट। ये आपको भी लग रहा होगा कि अरे सर, ये तो हमने हैकिंग में सुना है कि हाँ ब्लैक हैट हैकर होता है, व्हाइट हैट हैकर होता है, ग्रे हैट हैकर होता है। देखिए, आप कोई भी काम करने जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन ऑलवेज रहेगा। एक है इथिकल वे, एक है नॉन इथिकल वे। यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होता है कि आप एसईओ कर रहे हैं, लेकिन आप कौन से टेक्निक से कर रहे हैं। या आप टाइप से कर रहे हैं या तो आप टेक्निक से कर रहे हैं। तो मैं कभी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अनइथिकल वे में जाके कोई भी साइट को ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि वो आपके लिए बाद में दिक्कत दे सकता है आपको। तो ऑन पेज एसईओ में क्या क्या आता है? ऑन पेज एसईओ में आता है एचटीएमएल ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिच कंटेंट, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। और ऑफ पेज एसईओ में आता है बैकलिंक्स, डोमेन ऑथोरिटी क्रिएट करना, प्रोमोटिंग ऑन सोशल लिंक्स। तो दोस्तों अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है एसएमओ एंड एसएमएम। एसएमओ का फुल फॉर्म है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एंड एसएमएम का मतलब है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अभी आपको लगेगा कि अरे सर, सोशल मीडिया तो हम सभी लोग यूज करते हैं, उसमें ऑप्टिमाइजेशन का क्या है, उसमें मार्केटिंग का क्या है? आप बस पोस्ट करो हो जाएगा, आप बस ये करो हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होगा। ऐसे एक बिजनेस रन नहीं होता कभी भी। आज इसमें हम जानेंगे। सिर्फ हमारे इंडिया में 2024 में एक सर्वे किया गया था, उसमें 462 मिलियन प्लस एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं।
तो हम लोग ऐसा क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं या हम लोग कैसे मार्केटिंग उसका कर सकते हैं ऑर्गेनिकली कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हम कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हम लोग के पास आए या ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हम लोग गैदर कर पाए। तो ये करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स कौन कौन सा है। अभी सोशल मीडिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, अभी हम लोग सब में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कौन से ऐसा प्लेटफॉर्म्स है जिसमें काम करके हम लोग को बेटर रिजल्ट मिले, पहले हम लोग वो जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि वो सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कैसे हम लोग कर पाते हैं। फिर थर्ड में हम लोग ये जानेंगे कि उस प्लेटफॉर्म्स में हम लोग मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म का मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी अलग होता है, उसका तरीका अलग होता है। तो हम ये सब कुछ इन डिटेल जानेंगे। देखिए, जो सबसे ट्रेंडिंग हम लोग का प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक, देन आता है इंस्टाग्राम, देन यूट्यूब, देन लिंक्डइन, देन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के लिए एक सर्च है, क्या शर्त है? उसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक कस्टमर बेस होना चाहिए, आपके पास ऑलरेडी लीड्स होना चाहिए। क्यों? वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कि क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल ये 4 ऑप्टिमाइजेशन है जो करेंटली 2025 में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए। फर्स्ट आता है इमेज एंड कैरोसेल पोस्ट। इमेज एंड कैरोसेल क्या होता है? इमेज पोस्ट तो आप सभी को पता होगा, लेकिन ये कैरोसेल पोस्ट क्या होता है? काफी बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्लाइड्स में इमेजेस आता है, उसको कैरोसेल बोलते हैं। ये पोस्ट करना आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा वीडियो कंटेंट पोस्टिंग, क्योंकि वीडियो मार्केटिंग में वीडियो से हम लोग को ज्यादा बेटर आउटपुट मिलता है एज कम्पेयर टू इमेज एंड कैरोसेल से। वीडियोस फोटोज या कैरोसेल के मुकाबले ज्यादा इंटरेक्टिव होता है और ज्यादा अटेंशन सीख करता है। लास्ट का ये जो 2 पॉइंट्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रॉपर अबाउट एंड बायो। जैसे आप सभी को पता है कि 2025 में ऑलमोस्ट सब कुछ एआई से ही ऑप्टिमाइज हो रहा है। चाहे आपका इमेज हो गया, आपका कैप्शन हो गया, यहाँ तक कि दोस्तों यूट्यूब पे अगर आप वीडियो डालेंगे, पहले होता था कि उसका एल्गोरिदम कुछ अलग था, अभी एआई डिटेक्ट कर। तो इस एआई के दौर में अगर आपका एक प्रॉपर बायो या प्रॉपर एक अबाउट ना रहा, तो ऐसा नहीं है कि आप रैंक नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि प्रॉपर अबाउट एंड प्रॉपर बायो रहने से आपका एक स्टेप आप आगे चले जाते हो ऑप्टिमाइजेशन में। लास्ट में आता है हम लोग का प्रॉपर पेज सेटिंग्स। काफी बार बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि प्रॉपरली पेज को सेटअप नहीं करते, नहीं, काफी बार वो ठीक ठाक पेज कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते, काफी बार पेज का लोकेशन सही नहीं डालते। ये कहीं ना कहीं जाके आपका पेज या आपका जो रैंकिंग है कहीं ना कहीं पे जाके वो हिट करेगा। अभी जब तक आप फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपका प्रॉपर एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं देंगे, तो वो आपको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। वो आपका उसी नीश के अकॉर्डिंग जो आपका कैटेगरी सिलेक्ट था उसी को ज्यादा प्रमोट करेगा, लेकिन वहां पे आपका बिजनेस नहीं बनेगा। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि आपको प्रॉपर कैटेगरी, प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर टाइमिंग सब कुछ प्रॉपरली एकदम सेट करना पड़ेगा। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो कि है मार्केटिंग। हम लोग अभी मार्केटिंग कैसे कर पाएंगे इस पे। तो मार्केटिंग का अभी जो 2 मेजरली चल रहा है, एक है मेटा एड्स या है व्हाट्सएप बल्कर। तो मेटा एड्स क्या है? मेटा एड्स है आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी चीज आप सेल करना चाहते हो, प्रोडक्ट के ऊपर आप वहां पे एड सेट कर सकते हैं। आप वहां पे लीड का एड रन कर सकते हैं, वहां पे आप प्रमोटिंग का एड रन कर सकते हैं, वहां पे आप डायरेक्ट परचेजिंग का एड रन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा एकदम एड पूरा सेटअप किया जाता है, जहाँ पे जो एड सेटअप करने के बाद आपको डायरेक्ट सेल ला के देगा। दूसरा आ जाता है व्हाट्सएप बल्किंग। व्हाट्सएप बल्किंग क्या है? इसके लिए आपको ऑलरेडी आपका कुछ कस्टमर बेस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ऋषि के पास 2000 कॉन्टेक्ट्स हैं। अभी ऋषि एक अच्छा टी शर्ट लॉन्च किया है, लेकिन वो बिना एड्स के वो 2000 बंदे तक कैसे पहुंचेगा? वो व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचेगा, लेकिन वो व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली सबको एक पे एक करके मैसेज नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक व्हाट्सएप बल्कर करके एक टूल आता है, जिससे ऋषि क्या करेगा, वो 2000 बंदे का नंबर वहां पे दे देगा, वहां पे क्या टेक्स्ट लिखना है, क्या इमेज डालना है, सब कुछ वहां पे दे देगा और बल्कर को स्टार्ट कर देगा। बल्कर वन बाई वन करते 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 2000 बंदे को वो सेम मैसेज फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पे आपको पैसा नहीं लगे, लेकिन आपका मार्केटिंग हो गया, आपका प्रोडक्ट सेल होगा। इसी को कहते हैं व्हाट्सएप बल्किंग। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 2024 के सर्वे में देखा गया 461 मिलियन प्लस एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं। तो हम लोग ऐसा क्या कंटेंट, ऐसा क्या नया इनोवेटिव चीज ला सकते हैं जो किसी का स्क्रॉलिंग रोक दे। कोई स्क्रॉल कर रहा है, ऐसा क्या हम लोग उसको दिखाएंगे
कि जिससे उसका स्क्रोलिंग थम जाए और वो हमारा प्रोडक्ट या कुछ जो भी है वो देखे। तो इसके लिए हम लोग को दो चीज पहले समझना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या है और कहाँ पे इसको प्रमोट किया जाए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या क्या है। तो इसमें है ब्लॉगिंग, वीडियो, पॉडकास्ट, इमेज, इंफोग्राफिक्स, ई बुक। ई बुक मैंडेटरी नहीं है, अगर किसी को ई बुक्स के बारे में नॉलेज है या वो ई बुक्स बनाना जानता है तो वेल एंड गुड, वरना ना भी हो तो ऊपर जो भी है उसमें चल जाएगा काम। तो अभी हम ये समझते हैं कि ये सब कंटेंट कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसे एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग का ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर लिखा जाता है। मान लीजिए कि अभी हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं ऋषि का स्टोरी। क्या ब्लॉग लिख सकता है? वो अपना प्रोडक्ट के ऊपर लिख सकता है, वो लोकेशन के ऊपर लिख सकता है, उसका सर्विसेज, उसका रिटर्न पॉलिसी क्या है, इन सब चीजों के ऊपर वो ब्लॉग लिख सकता है, जिसपे वो बाद में एसीओ करके उसको टॉप पे रैंक करवा सकता है, जहाँ पे वो डायरेक्टली कस्टमर्स को अपने स्टोर में या अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवा सकता है। बाद में है वीडियो। वीडियो है सबसे ज्यादा हाई इंगेजिंग एक कंटेंट, जहाँ पे आप प्रोडक्ट का रिव्यू दे सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्वालिटीज के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, या उसका शॉर्ट्स या रील्स बना के आप सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं। पॉडकास्ट। पॉडकास्ट अभी रिसेंटली बहुत ट्रेंड में आया है। अगर कोई बिजनेस ये कर सकता है तो ये एक बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। इमेज, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस किया, इमेज बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है आज के टाइम पे। हम लोग आगे का क्लास में ये भी सीखेंगे कि हाई एंगेजिंग इमेज कैसे बना सकते हैं हम लोग। फिर इंफोग्राफिक्स है, फिर ई बुक्स है। तो अभी आप बोलेंगे कि सर हमने तो कंटेंट तो बना लिया, लेकिन इसको प्रमोट कहाँ पे करें, पोस्ट कहाँ पे करें? तो कुछ ऐसा साइट्स है जैसे ब्लॉग। ब्लॉग हम लोग हर कहीं प्लेटफॉर्म पे पोस्ट नहीं कर सकते। वीडियो, वीडियो हम लोग हर कहीं पे पोस्ट नहीं कर सकते। तो इसको प्रॉपर कहाँ कहाँ पे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, ताकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ब्लॉगिंग को हम लोग वेबसाइट या ब्लॉगर पे प्रमोट कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, दो वीडियो का टाइप होता है कंटेंट का। फिर आता है लॉन्ग वीडियो। लॉन्ग फॉर्म का वीडियो हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे प्रमोट कर सकते हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए। हम लोग फिर शॉर्ट्स बना सकते हैं जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। फिर आता है हम लोग का इमेज एंड इंफोग्राफिक्स, जो यूट्यूब पे भी कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक में भी पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं, पिंटरेस्ट में भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ई बुक्स। ई बुक्स आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे भी सेल कर सकते हैं, सेलर अकाउंट बना के। या अगर उतना दूर हम ना जाए तो आप जो व्हाट्सएप पे जो बल्किंग कर रहे हैं, वहां पे आप एक ई बुक्स दे दिए उनको, एक गिफ्ट दे दिए उनको, इस टाइप से आप ई बुक्स को भी मार्केट कर सकते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बता देना चाहूंगा कि ये अभी तक इतना जो आपने देखा, समझा, जाना, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो लास्ट का है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है 2025 में आपको रैंक करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट में क्या है हम लोग का, कि अदर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। दोस्तों ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज है जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है 2025 में। तो दोस्तों चलिए समझते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक के ऊपर, जो कि है अदर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, जो आज के टाइम पे आपको समझना, जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो पहले हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपने भी देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ट्रेंड अभी बहुत ही ज्यादा हाइप में है। आप अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी नहीं कर पाते हो, आप ट्राई करना कोलैब करने का। जो भी एक अच्छा खासा फॉलोअर बेस पे बैठा है उनको मैसेज करना कि कोलैब के लिए। इससे आपको इनिशियली बहुत ज्यादा एक हेल्प मिल सकता है। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है आप दूसरे से प्रमोट करवा सकते हो एक सर्टेन चार्जेस या कमीशन बेसिस पे। फिर आता है पीपीसी या पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। ये पीपीसी या पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? पीपीसी बेसिकली गूगल एड्स का एक पार्ट होता है। आप अपना प्रोडक्ट के ऊपर गूगल एड रन कर रहे हो तो वहां पे आपका कन्वर्जन का बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। वहां पे एक चीज है पे पर क्लिक, पीपीसी। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन सर्च करेगा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसको आपका एड दिखेगा, लेकिन आपका पैसा तभी कटेगा जब आपके लिंक के ऊपर कोई क्लिक करके रिडायरेक्ट होगा। इसी को कहता है कि पे पर क्लिक। जैसे ही क्लिक होगा तभी गूगल आपसे पैसा चार्ज करेगा। अदरवाइज अगर कोई, मान लो कि अगर कोई देखा आपका एड को लेकिन स्किप कर गया, मतलब कि स्क्रॉल कर गया, तो तब आपका पैसा नहीं कटेगा। इसको कहता है पे पर क्लिक। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन फॉर मोबाइल। काफी बार हम लोग को ये देखने को मिलता है कि
किसी ने वेबसाइट तो बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल उस पे काम किया है, बहुत मेहनत किया है, लेकिन वो एक जगह पे छूट गया जो कि वो मोबाइल के लिए, हर एक मोबाइल के लिए प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है। अभी बहुत लोगों के मन में ये होगा कि अरे सर चल तो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, ये आप एडजस्ट कर लोगे, ये गूगल एडजस्ट नहीं करेगा। गूगल ये कहता है कि वेबसाइट हर एक डिवाइस के लिए प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कि आप इसको नेग्लेक्ट कर दिए या आप नहीं उतना इम्पोर्टेंस दिए, तो आपके साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा आपके साथ। बस आप जो किए, आप जो गूगल ऐड रन किए, वो बेकार जाएगा। आपको वेबसाइट कहीं पे भी रैंक नहीं करेगा और अगर रैंक कर गया, तो बस डेस्कटॉप पे करेगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सोशल मीडिया यूज़र्स मोबाइल के हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वेबसाइट बनाना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेबसाइट को हर एक डिवाइस के लिए प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ करना। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।